वंदे मातरम विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। विद्यार्थियों, अपन प्रतिस्थापन विधि का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे। उसके एक एक सवाल पर हमने डिस्कस कर ली थी। अब प्रतिस्थापन विधि से जुड़े कुछ उदाहरणों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरा एक फंडा होता है कि मैं पहले एक्सरसाइज के सवाल करवाता हूं, फिर एग्जाम्पल पर आते हैं। कारण मैं बता देता हूं, एनसीईआरटी का जो अपने पास में पैटर्न चल रहा है उसमें एग्जाम्पल तो बिल्कुल इजी दे रखे हैं, एक्सरसाइज में उसको थोड़े सवाल ढंग के दे रखे हैं। तो हम पहले एक्सरसाइज पर डिस्कस कर ली थी, अब हम एग्जाम्पल पर डिस्कस करने वाले हैं। किस टाइप के एग्जाम्पल होने वाले हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। 3-4 एग्जाम्पल है प्रतिस्थापन विधि के, तो अपनी प्रतिस्थापन विधि और मजबूत हो जाएगी भाई। तो स्टार्ट करते हैं अपन एग्जाम्पल से। अगर मैं बात करूं, ये इससे पहले ये उदाहरण मेरे पास में, ये उदाहरण है 5 नहीं है, ये तीसरा चौथा उदाहरण होगा मेरे पास में। ये लिखने में हो गया ना, ये 5 6, इसका मतलब वो चौथा उदाहरण है ना। ठीक है, यहाँ 4 कर लेना आपने। ये चौथा उदाहरण तीसरा, उससे अपने को क्या लेना देना, अपने को तो सवाल से मतलब है। सवाल क्या कराने को लगे, प्रतिस्थापन है। प्रतिस्थापन है यहाँ पर, विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। विद्यार्थियों, कौन सी विधि लगानी है अपने को, प्रतिस्थापन विधि। 3 प्रकार के मेथड होते हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन। प्रतिस्थापन विधि का अपना टॉपिक चल रहा है, उसका पहले हमने बेसिक जाना है, उसके बाद में उसके कुछ सवाल किए हैं, होमवर्क पर भी दिए हैं। अब हम उदाहरण कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। तो इसको सोल्व करते हैं भाई। कैसे सोल्व होने वाला है, सॉल्यूशन क्या लिखने वाला हूं मैं। देखो, 2 समीकरण दे रखी है x और y, मतलब 2 चर दे रखे हैं, दोनों चरों की मेरे को वैल्यू चाहिए, x और y का मान निकालना मेरे को। तो मैं करने वाला क्या हूं, किसी एक की वैल्यू निकाल लूं, दूसरी समीकरण में रख देता हूं। कितना सिंपल काम है अपना। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं, दिया है क्या दे रखा है, 7x - 15y बराबर दे रखा है 2, और x + 2y बराबर दे रखा है मेरे को 3। इसको समीकरण 1, इसको क्या दे देता हूं मैं, समीकरण नंबर 2। अब देखो, देखें किसी एक समीकरण से आपको वहां से जुगाड़ करना है जहां से वैल्यू निकालना आसान हो, बट्टा वगैरह ज्यादा नहीं लगे, तो अपनी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, उस वजह से जुगाड़ करते हैं। तो मैं समीकरण 2 उठा लेता हूं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखो, देखिए समीकरण 2 क्या है मेरे पास में, x + 2y बराबर कितना लिखा हुआ है मेरे पास में, 3। तो यहां से किसी एक की वैल्यू आ जाएगी, x बराबर 3 - 2y। इसका कारण अपने पास में क्या था भाई, क्योंकि x का जो गुणांक था वो मेरे पास में 1 था। कहने का तात्पर्य, आगे जाके जो भाग लगने वाला है वो किसका लगने वाला है भाई, 1 का। तो 1 का भाग लगने पर अपने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब x की वैल्यू आ गई, वो हम कौन सी समीकरण चाहिए, 2 में, तो रखने किसमें भाई, 1 में। तो मैं क्या करूंगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कौन से समीकरण में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखो। देखिए मेरे पास में ये रहा, 7x की जगह बोलो 3 - 2y, माइनस का 7x लिख दिया, -15y बराबर मेरे पास में कितना है, 2 है। जोड़ बाकी करते हैं यहाँ से, ये हो गया 7 × 21, माइनस का था 14, माइनस का हो गया 15y बराबर कितना हो चुका है भाई मेरे पास है 2। अब आगे देखो, 21 हो गया, 14 हो गया, -15y बराबर 2 आ गया। तो 14 ये 15 तो जुड़ गए, 19 29y हो गया, माइनस का 29y हो गया। देखो देखिए 19 29 हो गया, 21 प्लस का उधर गया तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और 2 माइनस क्या बन जाएगा मेरे पास में 21। तो ये देखो देखिए -29y बराबर माइनस का 19, तो y बराबर 19 बटा क्या चुका है भाई 29। कारण इसका, कारण सीधी सीधी बात है अपने पास में कि ये माइनस माइनस कटेगा, 29 का क्या लगने वाला है, भाग किसमें, 19 में। तो y की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू आ चुकी है, तो x की वैल्यू निकालना आसान होगा। कैसे, कोई सी भी समीकरण में रख देंगे, y का मान 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखो। देखिए एक बार y, ये x वाला देख लो, देखिए हमने सोल्व किया है, 7x - 15y, x + 2y 3, x + 2y बराबर 3, x बराबर 3 - 2y हुआ, 7 3 - 2y -15y बराबर 2 है, 7 × 21 -14 29 19। ठीक है, ठीक है। अब 2 में रखो, देखिए x की जगह x रख देता हूं, प्लस y, ये 2 रहा, y की जगह 19 बटा 29 रख देता हूं, बराबर में कितना है मेरे पास में 3 है। तो क्या आएगा, x प्लस 19 × 2 कितना होता है, 38 होता है, बटा में 29 है ही मेरे पास में, बराबर में है 3। तो x की वैल्यू क्या आने वाली है मेरे पास में, 3 - 38 बटा 29 आना है। लघुत्तम बोलो मेरे पास में आ रहा है 29। तो यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, 1।
1 का भाग 29 में 29 बार, 29 गुणा 3 कर लो या 30 गुणा 3 कर लो। 90 होता है 3 घटा 2, कितना होने वाला है 87 माइनस का 38 बराबर। देखो देखिए इधर लिख देता हूं, इधर शिफ्ट कर देता हूं। ठीक है, अब यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आने वाली है देखो देखिए, x बराबर 87 माइनस 38 कर लेते हैं भाई। 87 माइनस क्या कर लेते हैं 38, 17 में से 8 कम होगा अगर आइडिया लगाए तो, वरना अगर सीधा आप जोड़बाकी कर सकते हो तो जोड़ो। 38 में 10 जोड़ो कितना होगा 48, 58, 68, 78, 88, वैसे 50 हो रहा है। 50 में से कम कर लूंगा अपने पास में, कितना बनने वाला है मेरे पास में 49, और 49 बटा क्या आ जाएगा मेरे पास में 29 आ जाएगा। जोड़ बाकी सही है नहीं, उसको ऐसे डिसाइड कर सकते हैं 9 8 17 1 7 1 8। तो कहने का मतलब जो जोड़ बाकी थी वो सही थी। ठीक है भाई, अब x और y की वैल्यू आई, वो सही है गलत है, जांच करने का तरीका अपने पास में क्या होता है, कोई सी भी समीकरण में उठा के x और y की वैल्यू रख देते हैं। चाहे समीकरण 1 की बात कर लो, चाहे समीकरण 2 की बात कर लो, तो मैं वैल्यू रखता हूं चेक करने का। यहां पर लिख रहा हूं मैं तरीका, क्या लिख रहा हूं भाई मैं यहाँ पर तरीका, क्या होता है तरीका, एक्स वाई की वैल्यू रखनी है अपने को। तो पहले मैं दूसरे समीकरण में रख के ट्राई करता हूं, दूसरी से आए तो एक में रख लेते हैं। ये रहा 60, एक्स की वैल्यू बोलो क्या है अपने पास में, एक्स की वैल्यू है 49 बटा 29 माइनस का 15, वाई की वैल्यू है 19 बटा 29। जोड़ बाकी करके वैल्यू आ जानी चाहिए अपने पास में 2, तो देखो देखिए लघुत्तम आ गया 29। ठीक है, अब 49 इंटू 7 कर रहा हूं मैं, 7 ये नाम 63 6 28 28 6 हो गया मेरे पास में 34 माइनस ये मेरे पास में 15 और ये मेरे पास में 19, 15 नाम होता है 135 13 हो गया, और 15 3 18 28 कितना हो गया 285। घटा लेते हैं इसको, 343 माइनस 285 कर लेते हैं। 13 में से 5 गया 8 हो गया अपने पास में, और 13 में से अपने पास में 8 गया, ये 5 हो गया और 2 2 58 बटा 29 आ गया। 58 बटा 29 बोले तो कितना आता है मेरे पास में 2 आता है। मतलब कि जो मैंने वैल्यू निकाली वो एकदम क्या है भाई सही है, एक्स और वाई का मान। तो टिपो देखिए इनको, उदाहरण को रख कॉपी में टिपो, फिर में वो आपकी इच्छा पर टिपो इसको। आराम से कॉपी कर लो देखिए इसको। अगले उदाहरण पर चलते हैं भाई। उदाहरण अपना ये 7वां था, जिसको अपने चौथे में तबलीग कर दिया था। ये अपने उदाहरण नंबर 5 है। निम्नलिखित प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, कोई बंदा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितनी गुनी आयु का था 7 गुनी आयु का था। 3 वर्ष बाद में, ये बात कर लेना थोड़ा यहाँ पे ना, टाइपिंग करेक्शन है। 3 वर्ष बाद में मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या ये मनोरंजक है? बहुत बढ़िया चीज है, अपने को मनोरंजन कर रही है। सवाल बनाया गया, आप अपने पर भी ट्राई कर सकते हो कि भाई आप पिताजी से आप 10 साल पहले कितने गुणी आयु के थे, अभी कितने गुणी आयु के हो, तो आप ट्राई कर सकते हो। तो वर्तमान आयु क्या है? ये बहुत बढ़िया सवाल है, लाइफ से जुड़ा हुआ सवाल है। इस स्थिति को बीज गणित एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। हालांकि ग्राफीय रूप हाल फिलहाल अपने पढ़े नहीं है, तो इसको तो अपन छोड़ रहे हैं। हाल फिलहाल अपन कौन से रूप में चेंज कर रहे हैं इसको, बीज गणितीय रूप में, और इनकी वैल्यू निकाल रहे हैं। चलो सोल्व करते हैं अपन भाई इसको सोल्व। तो देखो जब भी ऐसे सवाल आए ना बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, मैं पहले बार बार बोल रहा हूं, अपने को जब समीकरणें नहीं बना रखी है, अपने को समीकरणें बनानी होती है, तो आप एक्स वाई उनको मान लो जो अपने को ज्ञात करना है। सीधा सीधा सिंपल फंडा है। तो एक्स वाई में किसको मानने वाला हूं, मेरे को ज्ञात क्या करना है, मेरे को ज्ञात करना है तो आफ्ताब की उम्र, एक उसकी पुत्री की उम्र। इसका एक मैं रफली एक परफॉर्मा बना रहा हूं, उसको होल करना। कौन कौन बंदे हैं, एक तो है मेरे पास में आफ्ताब, एक तो है मेरे पास में आफ्ताब, एक कौन है आफ्ताब की क्या है वो पुत्री है। जो आफ्ताब की पुत्री यहां लिख रहा हूं, आप देखो देखें, यहां लिख रहा हूं मैं वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु में मान लेता हूं आफ्ताब की एक्स है, पुत्री की वाई है, मैंने मानी है अपने मन से। ठीक है, अब अपने को क्या क्या चाहिए, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आयु, 7 वर्ष पूर्व आयु। बोलो देखिए 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या थी, x माइनस 7 थी। 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु y माइनस 7 थी, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बोलो। अब कितना, 3 वर्ष बाद में, 3 वर्ष बाद आयु, 3 वर्ष बाद आयु। चलो आफ्ताब की आयु बोलो 3 वर्ष बाद में, x प्लस 3 हो जाएगी, और पुत्री की आयु हो जाएगी मेरे पास में y प्लस 3। ये पूरा एक मैं परफॉर्मा बना चुका हूं। वर्तमान आयु मान ली 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष बाद, सॉरी 3 वर्ष बाद आयु, आयु लिख चुका हूं। अब अपने का काम बिल्कुल आसान हो चुका है। आयु लिखने के बाद में अब अपने को केवल समीकरणों में सेट करना है ताकि अपना काम आसान हो जाए।
तो समीकरणों में सेट करने के लिए एक बार इसको ऊपर शिफ्ट करने वालों भाई, एक बार देखना, देखिए छोटा कर देते हैं इसको एक बार ना, ठीक है। अब रफ कॉपी में अपन क्या करने वाले हैं, देखो देखिए, ठीक है। यहां मैं एक और लाइन लिख रहा हूं, माना ये सॉल्यूशन यहां से भाई, माना आफताब की वर्तमान आयु, आफताब की वर्तमान आयु, ये मैं मान लेता हूं क्या है मेरे पास में, x वर्ग है, ठीक है। और पुत्री की वर्तमान आयु क्या मान लेता हूं, y वर्ष मान लेता हूं। अब देखो वो परफॉर्मा बना चुका हूं, अब मैं आने वाला हूं प्रश्नानुसार शर्त पर। कौन सी शर्त पर भाई, अपने आप आने वाले हैं अपन प्रश्नानुसार शर्त पर। देखो देखिए प्रश्नानुसार क्या लिखने वाला हूं, इसको पैक कर दे क्या, ये टेबल पैक कर देते एक बार ना, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं प्रश्नानुसार, सोचो प्रश्नानुसार क्या आएगा, प्रश्नानुसार की बात करूं तो देखो क्या बोला है, 60 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये बोल कौन रहा है, आफताब अपनी बेटी से कह रहा है कि 60 वर्ष पूर्व, तो सोचो 60 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या रही होगी, x माइनस 7। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु थी x माइनस 7। 60 वर्ष पूर्व में मतलब आफताब अपनी पुत्री से कितना गुना था, 7 गुना, और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु क्या थी, y माइनस 7, इससे कितना गुना था, 7 गुना। यही बोला क्या, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुना आयु था। इसको हल्का हल्का सोल्व करो, देखें x माइनस 7 7y माइनस 7 7 49 हो गया। तो x y को इधर लाओ, x माइनस 7y 49 इधर आएगा तो मेरे पास हो जाएगा 42, बराबर में क्या हो जाएगा 0। चाहे तो 42 को उधर रखो, आपको परेशानी हो रही तो 42 उधर भी रख सकते हो आप, है ना। तो क्या प्लस माइनस का दिखा तो मैंने सोचा इधर जुगाड़ कर देते हैं, बराबर में ये माइनस का 42, कारण माइनस का 49 से प्लस का 7 गया तो माइनस का 42 बचने वाला है। इसको मैं देने वाला हूं समीकरण नंबर 1। आगे चलते हैं फिर प्रश्नानुसार दूसरी शर्त, तथा। सोचो तथा क्या बनेगा भाई, क्या है आगे, 3 वर्ष बाद में आफताब की आयु बोलो पहले तो x माइनस प्लस का 3 वर्ष बाद में आफताब की आयु x प्लस 3, और पुत्री की आयु बोलो y प्लस 3 है। 3 वर्ष बाद की बात हो रही है। 3 वर्ष बाद में उसका जो आफताब है अपनी पुत्री से कितना गुनी आयु का रह जाएगा, केवल 3 गुनी आयु का, तो 3 यहां लिख देता हूं। तो x प्लस 3 बराबर 3y प्लस का 3 3 हो गया मेरे पास में 9, तो x व 3y इधर आ गया, बराबर में 9 में से 3 गया, कितना हो गया मेरे पास में 6, समीकरण नंबर 2। अब बच्चों आपसे यहाँ पर एक ही चीज करनी है, समीकरणों को किसी एक समीकरण में चेंज करना है, एक चर में, और सोल्व करना है। तो स्टार्ट करें, क्या करें, कौन सी समीकरण उठाए, कोई सी भी उठा लो, मेरे को दोनों ही लग रही है। समीकरण 2 उठा लेता हूं, समीकरण 2 से क्या है, समीकरण 2 x बराबर क्या आएगा 6 प्लस 3y रह जाएगा अपने पास में, x का मान रख देते हैं 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो देखिए समीकरण 1 में x का मान ये रहा x, तो 6 प्लस 3y, x की जगह रख रहा हूं माइनस 7y बराबर माइनस का 42। सोल्व करते हैं, ये 3y माइनस 7y माइनस का 4y हो गया, बराबर उधर गया माइनस 42 माइनस का 6 हो गया, माइनस 4y बराबर माइनस 48 हो गया। तो y बराबर सोचो कितना आएगा, 4 का क्या लगने वाला है भाग, और क्या आ जाएगा मेरे पास में 12। तो y की वैल्यू आ चुकी है 12, y की वैल्यू कोई समीकरण में रख दो, किसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास में x की। तो और इधर शिफ्ट कर देते एक बार हल्का हल्का इसको देखें, चलो ठीक है अपने। तो क्या करते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो देखिए समीकरण 1 में, ये रही मेरी समीकरण है, x माइनस 7 इंटू 12 बराबर माइनस का 42। तो सोचो x माइनस 7 कितना होता है, 84 होता है मेरे पास में, माइनस 42, तो x बराबर माइनस 42 प्लस 84 हो गया मेरे पास में। तो x बराबर 84 माइनस 42 कर दो, या माइनस 42 प्लस 84, अपने पास में बचने वाला कितना है, 42 बचने वाला है। x की वैल्यू आ गई 42, मतलब आफताब का 42 का, उसकी पुत्री है 12 साल की। क्या अपना प्रश्न सही है, क्या उत्तर सही है अपने, चलो यहां से डिसाइड करते हैं। 7 वर्ष पूर्व, ये तो वर्तमान आयु है, 7 वर्ष पूर्व ये आफताब जी कितने साल के रहे होंगे, बताओ देखिए 35 साल के, कितने साल के, ये 35 साल का रहा होगा 7 वर्ष पूर्व, और पुत्री 7 वर्ष पहले कितनी साल की रही होगी, 5 साल की। क्या इसका 7 गुना 35 होता है, क्या बिल्कुल होता है, मतलब सही है। अब मैं बात करूं 3 वर्ष बाद में, 42 का 3 करो 45 हो जाएगा,
इसका 3 करो 15 हो जाएगा। क्या इसका 3 गुनी बच रहा है क्या? 15 3 45। माने उत्तर जो आए हैं वो एकदम क्या आए मेरे पास में सी आई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लिख दूंगा लास्ट में लाइन आते आफताब की आयु बराबर 45 वर्ष, और नीचे वाली लाइन में लिख दूंगा मैं पुत्री की आयु कितनी वर्ष है मेरे पास में? पुत्री की आयु 12 वर्ष। ठीक है, ये अपना सवाल हो चुका है भाई, उदाहरण नंबर 5। कॉपी करो, देखें इसको। कॉपी कर लिया होगा, आगे चले अपन। हाँ, अब अपना उदाहरण नंबर 6। एक दुकान में 2 पेंसिल 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपए है, 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपए है। तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का क्या ज्ञात कीजिए मूल्य। जब भी ऐसे सवाल आए तो बीजगणित रूप जब भी चेंज करते हो तो अपन क्या करते हैं? एक्स वाई मानते हैं। एक्स वाई किन्हें मानना होता है? जो अपने को पता नहीं है, जिनकी वैल्यू ज्ञात करनी, जो अननोन है। क्या वैल्यू ज्ञात करनी है अपने को? प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य चाहिए। तो मैं क्या मानने वाला हूं? सॉल्यूशन माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य क्या मान लेता हूं मैं? x रुपए। कितने रुपए लग रहे हैं? रुपए x। ठीक है भाई। और एक रबड़ का मूल्य क्या मान लेता हूं? रुपए कितने भाई? ठीक है। हाँ, 2 पेंसिल 3 रबड़ों के 9 रुपए, वो बात अलग है। अपने को एक रबड़ का मूल्य पूरा लिख ही लेते हैं ना। एक रबड़ का मूल्य मेरे पास में कितना है? रुपए y है, वो रुपए x है मेरे पास। अब अपन क्या करने वाले हैं? अब प्रश्नानुसार। अब शर्त है कि अपने किसके अनुसार? प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार क्या होगा, सोचो। मेरे पास में एक दुकान में पेंसिल है 2, 3 है रबड़, उनको मिला के कितने रुपए लग रहे हैं? 9 रुपए। बताओ एक पेंसिल के कितने रुपए लगते हैं? x। तो 2 पेंसिल के कितने लगेंगे? एक पेंसिल का x लग रहा है तो 2 पेंसिल का 2x हो जाएगा। एक रबड़ का y लग रहा है तो 3 रबड़ का 3y हो जाएगा। इन दोनों को मिला के कितने रुपए हैं? 9 रुपए। तो मैं क्या लिखूंगा प्रश्नानुसार? 2x प्लस 3y बराबर 9। दूसरी समीकरण सोचना, ये समीकरण एक बन चुकी है। दूसरी, 4 पेंसिल और 6 रबड़ है, तो 4x हो गया प्लस 6y हो गया बराबर में 18 हो गया। समीकरण नंबर 2 अपना काम, कोई समीकरण उठाना वैल्यू रखना। स्टार्ट करते हैं समीकरण 1 से। चलो किसी एक की वैल्यू निकालो, x की निकालो यहां से। तो 2x बराबर क्या होने वाला है? 9 माइनस का 3y। तो x बराबर क्या आना मेरे पास में? 9 माइनस 3y बटे में 2। अब x की वैल्यू निकाली मैंने है भाई समीकरण 1 से, तो पुट कौन से समीकरण में करना है? 2 में। तो क्या करने वाला हूं? x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं x का मान, ये रही समीकरण 2। तो क्या हो जाएगा? देखो 4 की जगह 4, x की जगह बोलो 9 माइनस 3y बट्टे में क्या हो जाएगा? 2। 9 माइनस 3y बट्टे 2, ये प्लस का 6y बराबर में कितना है भाई? 18। चलो सोल्व करते हैं इसको। ये कट गया अपने 2 बार, 4 2 बार कट गया, 2 से गुणा कर रहा हूं इसको भीतर। देखो 9 दूनी 18, 2 से गुणा किया तो माइनस का 6y, ये प्लस में 6y बराबर में है मेरे पास 18। तो कहने का तात्पर्य ये 6y कट गया, 18 बराबर क्या आ चुका है? 18। या अपना दूसरा तरीका लगाए तो क्या हो जाएगा? 18 से 18 कटेगा, y गुणा 0 बराबर 0 आ जाएगा। याद करो पुराने सवाल हम कर चुके हैं। तो y के कितने मान पॉसिबल है? इनफाइनाइट वैल्यू संभव है, इनफाइनाइट मान संभव है। तो क्या बोलूंगा? 18 बराबर 18 जो कि सत्य है, सत्य है। अब बताओ क्या y का मान कुछ भी हो सकता है? y की रेट कुछ भी हो सकती है, उसी हिसाब से x की रेट डिसाइड हो जाएगी अपने पास। मतलब कितने हल पॉसिबल है? 1 2 3, इनफाइनाइट हल संभव है। कारण लेटेस्ट सपोज आपने y का मान ले लिया 5। कितना ले लिया? 5। चलो अच्छा, y का मान 5 लेने पर 5 3 15। चलो थोड़ा इजी ले लेते जिससे आपको कैलकुलेशन बेटर लगे ना। y का मान ले लेता हूं मैं 2। कितना ले लेता हूं मैं? 2। y का मान 2 लेने पर कितना हो गया? 3 दूनी 6, उधर गया 9 माइनस थे, कितना हो गया? 3। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। क्या इधर से भी 3/2 आ रही? क्या डिसाइड कर लेते हैं ना। y की वैल्यू कितनी रखी है? 3। 6 3 सॉरी, y की वैल्यू यहां पर कितनी रखी है अपने? 2 रखी। 3 दूनी 6, y की वैल्यू 2 रखूंगा, 6 दूनी 12, 18 में से 12 गया 6,
6/4 बोलो कितना आ रहा है 3/2, मतलब ये हल संभव था। आप y की जगह कुछ भी रखो, x की जगह मान प्राप्त हो जाएगा, मतलब y का मान कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ रबड़ का मूल्य कुछ भी हो सकता है, उस हिसाब से पेंसिल का मूल्य भी कुछ हो जाएगा। आप अपने इच्छा से रबड़ का मूल्य कुछ भी सोच लो, अपने मन में जो आ रहा है वो सोच लो। लेट अस सपोज, अब फिर तो माइनस में भी आएगा, ये भी ध्यान रखना। लेट अस सपोज मैं सोच रहा हूं रबड़ का मेरे पास में 1 रुपया खर्च हो रहा है। रबड़ का कितना रुपया खर्च हो रहा है 1, तो देखो रबड़ की जगह भाई 1 लिख दूंगा, 3 गुणा 1 1, 9 में से 3 गया 6, 6 में 2 का भाग लगा, 6 में 2 का भाग लगा 3, मतलब पेंसिल के 3 रुपए लग रहे हैं, रबड़ का 1 रुपया। यहां से भी वही आ रहा है क्या, पेंसिल का क्या 1, 6 उधर 12, 12/4 कितना हो जाएगा 3, मतलब अपने कितने वैल्यू संभव है अनंत। तो मैं क्या बोलूंगा, अतः इस रैखिक समीकरण युग्म के, इस रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। कहने का मतलब रबड़ के भी अनंत हल संभव है और पेंसिल के भी अनंत हल संभव है। आप अपनी मर्जी से जो रेट लगा सकते हो, समझ गए। फिर उधर माइनस प्लस में आता रहेगा, परंतु आप कुछ भी रेट लगा सकते हो। तो ये हो चुका अपने पास में उदाहरण नंबर 6, जिसमें अपरिमित रूप से क्या हल आ रहे हैं मेरे पास में, अनंत हल आ रहे हैं भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो बिल्कुल आसान उदाहरण था। अब आपसे पूछे बताओ पेंसिल की रेट क्या, तो कुछ भी रेट हो सकती है, उसी प्रकार रबड़ की रेट भी कुछ भी हो सकती है। टिपो देंगे इसको। अब चले भाई अपने अगले उदाहरण में। अगला उदाहरण है, दो रेल पटरियां समीकरणों को दे रखा है, दो रेल पटरियां बिछा रखी है, उनकी समीकरण दे रखा है। एक रेल पटरी की समीकरण ये है, एक रेल पटरी की समीकरण ये है, द्वारा निरूपित की गई है। क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेगी? एक चीज बताओ, एक रेल पटरी ऐसे है मेरे पास में, देखना भाई, एक रेल पटरी कुछ ऐसी है, एक मेरे पास में रेल पटरी कुछ ऐसी है। लेट अस सपोज ऐसी जा रही है, ऐसी जा रही है, ऐसी जा रही है। ये क्या, ये कट रही क्या रेल पटरी? आपस में दोनों रेल पटरियां कट रही है, तो कहने का मतलब ये रेखाएं क्या कर रही है, इनको रेखाओं से कनेक्ट करो, दोनों प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद कर रही है तो इनका हल क्या होगा मेरे पास में, अद्वितीय हल होगा। मतलब कहने का तात्पर्य x और y का कोई ना कोई मान प्राप्त होगा। अगर पटरियां ऐसी होती तो मैं क्या बोलता, हल संभव नहीं है। और मैं क्या बोलता, पटरियां कट नहीं करेगी। कहां कट रही है, समांतर चल रही है। तो अगर पटरियां कट नहीं कर रही है, समांतर है, तो हल संभव नहीं है। और पटरियां अगर एक दूसरे के ऊपर ही है ना, तो अपने पास में कितने हल संभव है, अपरिमित रूप से अनेक हल संभव है। जिन रेखाओं को हम संपाती रेखाएं बोलते हैं, तो अपरिमित रूप से अनेक हल आता है। समांतर आता है तो हम बोलते हैं इनका हल विद्यमान नहीं है, और प्रतिच्छेद होती है तो हम बोलते हैं कि इनका अद्वितीय हल विद्यमान है। तो अगर अद्वितीय हल आ गया तो मैं बोलूंगा दोनों पटरियां आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, हल आएगा ही नहीं तो मैं बोल दूंगा समांतर है। और अनंत हल आ गए तो हम बोलेंगे कि पटरी एक दूसरे के ऊपर ही बिछा रखी है। तो ट्राई करते हैं, अद्वितीय आ रहा है अपने को, तो क्या करनी है, दोनों समीकरणों को सरल करना है। सीधा सीधा फंडा ये है। चलो सोल्व कर लेते हैं। अगर मेरे को सीधा सीधा बताना होता, बताओ ये कट करेगी नहीं करेगी, उस रूल से बताते पढ़, उस रूल से अगर मैं बताता, तो अगर कंपेयर करता मैं किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इससे मैं इनकी तुलना करता। अब जिस दिन मैं तुलना करूंगा इनकी, तो a1 की वैल्यू बोलो क्या है मेरे पास में 1 है, b1 की वैल्यू मेरे पास में 2 है, c1 की वैल्यू -4, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 4 और c2 की वैल्यू मेरे पास -12 है। अब मेरे को क्या चाहिए, a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। लेट अस सपोज a1 बटा a2 ट्राई करते हैं, क्या आएगा 1 बटा 2। b1 बटा b2 सोचो कितना आएगा, 2 बटे में 4 बोले तो 1 बटे में 2। c1 बटा c2 बताओ क्या आएगा, -4 बटे में माइनस का क्या है भाई मेरे पास में बाहर है, तो ये हो गया 4 बटा 12, 1 बटा में 3। तो सोचो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। ये आया क्या मेरे पास में, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो ऐसी सिचुएशन जब भी बनती थी तो हम क्या बोलते थे, रेखाएं कैसी है, समांतर है, समीकरण युग्म कैसा है, असंगत है, और क्या बोलते थे, इनका हल विद्यमान नहीं है, हल विद्यमान नहीं है। अब बताओ, अब दोनों पटरियां आपस में कैसे समांतर चल रही है, कभी एक दूसरे को काटेगी क्या,
नहीं काटेगी। तो मतलब इसका उत्तर तो यही होने वाला है, क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेगी? तो मैं लिखूंगा नहीं, रेल पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेगी। ये तो अपना तरीका वो था। अब अपन तो प्रतिस्थापन विधि पढ़ी है अभी हाल फिलहाल में, तो प्रतिस्थापन विधि से देख लें हल आ रहा कि नहीं आ रहा। जब हल नहीं आएगा तो बता दूंगा कि दोनों पटरियां समांतर है, और समांतर तो 100% एक दूसरे को नहीं काटेगी। चलो सोल्व करते हैं। इसको दे देता हूं समीकरण 1, इसको समीकरण नंबर 2। चलो उठा लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या होने वाला है, अपने पास में समीकरण 1 से वैल्यू निकालनी है कि अपने पास में वैल्यू आएगी कितनी, कि समीकरण 1 से अगर मैं मान निकालने की ट्राई करूं तो क्या होने वाला है, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये माइनस का उधर गया तो प्लस का हो गया, प्लस का उधर गया तो क्या हो गया, माइनस का। 4 माइनस मेरे पास में कितने आ चुकी है, x की वैल्यू 4 माइनस 2y आ चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, x का मान कौन सी समीकरण में रख दूंगा, 2 में। तो ट्राई करते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखो देखे समीकरण 2 में, ये मेरे पास समीकरण 2, ये रहा 2x की वैल्यू 4 माइनस 2y हो गई, प्लस का 4y हो गया, माइनस 12 बराबर क्या हो चुका है 0, 4 दूनी हो गया 8, माइनस 2 दूनी हो गया 4y, प्लस का 4y, माइनस 12 बराबर हो गया 0। अब सोचो 8, ये 4y तो कट गया, 8 माइनस 12 बराबर 0, 8 माइनस 12 बोलो माइनस 4 बराबर 0 होता है क्या? क्या कैलकुलेशन तो सही की ना अपने। 2x की जगह 4 माइनस का 2y प्लस 4y माइनस 12, 4 दूनी 8 माइनस का 4y और अपने प्लस 4y और माइनस का 12, 4y कट गया, 8 माइनस का 12 माइनस का 4, माइनस 4 बराबर 0 होता है क्या? जो कि क्या है मेरे पास में असत्य है, जो कि असत्य है। और पुराने वाले अपने सवाल में क्या आया था, जो कि क्या आया था, सत्य, क्योंकि 18 बराबर 18 तक था, यहाँ पर माइनस 4 बराबर 0 आया है, जो कि असत्य है। अतः इन रैखिक समीकरण, इन रैखिक समीकरण युग्म, इन रैखिक समीकरण युग्म के हल विद्यमान नहीं है। इन रैखिक समीकरण युग्म के हल विद्यमान नहीं है। अब अगर हल विद्यमान नहीं है तो ये रेखा एक दूसरे के क्या समांतर है, अतः हल विद्यमान नहीं है। अतः कटती कब, जब कोई ना कोई उभयनिष्ठ बिंदु आता है मेरे पास में, तभी तो कटती। कोई बिंदु ही नहीं आ रहा है, हल विद्यमान नहीं, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या चल रहे, समांतर। अतः रेल पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेगी। क्या नहीं करेगी भाई, नहीं काटेगी। रेल पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेगी। काटेगी कहां से, अपने पास में। रेल पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेगी। काटती कब, जब कोई ना कोई उभयनिष्ठ हल आता। हाल फिलहाल उभयनिष्ठ हल नहीं आया है, तो कोई हल भी नहीं आया तो रेल पटरियां कट नहीं करेगी। तो इसी के साथ अपने प्रतिस्थापन विधि के जो एग्जाम्पल थे वो खत्म हो चुके हैं। हालांकि चलो आगे आएंगे तो और डिस्कस करेंगे अपन। हाल फिलहाल के लिए प्रतिस्थापन विधि अपने पास में कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अगला मेथड पढ़ने वाले हैं विलोपन विधि, जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम। इसको आराम से टिप लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।